नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के सेशन को एकदम बढ़िया तरीके से और आप सभी लोग फटाफट तरीके से इस बेहतरीन सेशन का हिस्सा बन जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट एक बारी फटाफट जुड़ जाओ भाई और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस बेहतरीन सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें भाई आज के सेशन को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे। और एक बारी मैं पोल यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर हों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पोल यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर हों। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पोल लगा लेते हैं भाई। एक सेकेंड। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आ चुका है हमारा पोल भी और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ, ठीक है। चलिए चलिए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कोशिका में कहाँ संपन्न होती है बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन एक हो चुका था हमारा, आगे चल देते हैं भाई, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए हाँ, ग्लिसरॉल के साथ आपका किसे मिलाने पर आपके लिपिड बनते हैं बताइए भाई। ग्लिसरॉल के साथ हम क्या मिलाएंगे तो बेसिकली लिपिड का आपका निर्माण यहाँ पर होगा और आपका जो समय शुरू होता है वो अब होता है। चलिए आप बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। ग्लिसरॉल के साथ क्या मिलाने पर आपका एक तरीके से लिपिड का फॉर्मेशन होगा बताइए भाई ग्लिसरॉल के साथ। तो जब भी हम बात करते हैं लिपिड्स की, वसा की बात करते हैं, जब भी हम लोग वसा की बात करते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर फैट की बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, वसा की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, तो वसा या फैट में दो चीज़ें होती हैं। वसा या फैट में आपकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका क्या होगा, वसीय अम्ल, जिसे कहेंगे फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक तरीके से ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये जो आपका फैटी एसिड होगा 75% होगा और ग्लिसरॉल जो होगा वो आपका 25% होगा। तो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल होगा बेसिकली याद रखिएगा, फैटी एसिड जो आपका ग्लिसरॉल होगा बेसिकली याद रखिएगा, फैटी एसिड और जो आपका ग्लिसरॉल होगा बेसिकली, ठीक है। फैटी एसिड और जो आपका ग्लिसरॉल होगा तो 75 और 25% है। तो ग्लिसरॉल के साथ क्या मिलाने पर लिपिड बनते हैं आपको पता होना चाहिए, फैटी एसिड, ठीक है। और मेजर जो पोर्शन होता है वो आपके फैटी एसिड का ही होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखेंगे और मे बी यहाँ पर शायद आप लोग आंसर नहीं दे पाए हैं, ठीक है। मे बी शायद यहाँ पर आप लोग आंसर्स नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं, एक बारी देखते हैं हम लोग। मे बी शायद ये जो है कुछ इशू है शायद पोल में, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है सारी की सारी चीज़ें ना, यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। एक बार मुझे फटाफट बता देंगे भाई, यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है एक बार। तो ये आपको पता होना चाहिए फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल मिलाने पर। अच्छा अगर बात करें ग्लिसरॉल तो ये आपका C3H8O3 होगा, C3H8O3 होगा। और ग्लिसरॉल की बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला और लास्ट में सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लास्ट में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। एस्टर की बात करते हैं, फलों के समान आपका मीठी गंध, फलों के समान क्या आती है साथी, यहाँ पर आपका मीठी गंध आती है फलों के समान। तो आपको पता होना चाहिए आपका फलों के समान आपका मीठी गंध आएगी, दैट इज कॉल्ड एस्टर, ठीक है। अगला सवाल, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैम्प किसके कारण रोशनी देते हैं बताने की कोशिश करो भाई। यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, मरकरी और आपका एक तरीके से सोडियम स्ट्रीट लैम्प, मरकरी और आपका सोडियम स्ट्रीट लैम्प किसके कारण रोशनी देते हैं बताइए। आपने देखा होगा मर्क्यूरी को, है ना, और बेसिकली याद रखिएगा सोडियम स्ट्रीट लैंप्स होते हैं। मर्क्यूरी का मतलब होता है आपका, जैसे बात करते हैं आपका CFL
कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट एक तरीके से लैंप्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स जो होते हैं, जो आपके CFL होते हैं, तो CFL के अंदर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो CFL के अंदर बेसिकली याद रखिएगा, मर्क्यूरी का आपका वाष्प भरा होता है, पारा वाष्प, और ऑर्गन क्या भरा होता है आपका, पारा का क्या भरा होता है आपका यहाँ पर एक तरीके से वाष्प भरा होता है, और साथ ही साथ आपका ऑर्गन भरा हुआ होता है ना। तो मर्क्यूरी वेपर और आपका वेपर, और याद रखिएगा आपका ऑर्गन, ठीक है। मर्क्यूरी वेपर और आपका ऑर्गन आपका भरा हुआ होता है। तो मर्क्यूरी आपका वेपर और आपका ऑर्गन यहाँ पर एक तरीके से फुलफिल होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स में। बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन का आपका उत्सर्जन, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स का आपका एमिशन करते हैं, और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को करते हुए ये क्या करते हैं, एक तरीके से आपका रोशनी देते हैं। आपको यहाँ पर समझना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम सही आंसर होगा कि आपका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का आपका एमिशन यहाँ से आपका हो रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये, जब आप उन्हें लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं, और वो अपनी कक्षा या जो शेल होते हैं, और शेल के बारे में किसने बताया था, बोरबरी ने। तो शेल आपका क्या करते हैं, चेंज करते हैं, निम्न आपके याद रखिएगा कोश से उच्च आपके कोश की तरफ जाते हैं, मतलब एक तरीके से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका रोशनी देते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये आपके CFL है, मर्क्यूरी वेपर और ऑर्गन। अच्छा, मजे की बात है, सोडियम स्ट्रीट लैंप। देखिए, सोडियम स्ट्रीट लैंप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, जैसे हाईवेज में आपने देखा होगा येलो येलो कलर के आपके बल्ब लगे होते हैं, वो सारे के सारे सोडियम स्ट्रीट लैंप है। खास बात ये होती है कि सोडियम स्ट्रीट लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट को आपका जनरेट करते हैं, मतलब एक वर्णी प्रकाश को, मतलब जैसे सपोज दैट आपका जो सोडियम स्ट्रीट लैंप होंगे उनसे एक लाइट निकल रही है, तो वो लाइट जो होती है बेसिकली आपकी सिंगल ही कलर में रहेगी, वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं, उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट की, ताकि विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो, ठीक है ना। जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर विजिबल हो। अगर मान लीजिए आपका लाइट स्कैटरिंग हो जाएगी ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, लाइट फैल जाएगी, हो सकता है सामने वाली चीज उतनी क्लियर ना दिखे जितनी दिखनी चाहिए। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको पता होना चाहिए, बारिश हो या फिर कोई अन्य कारण हो, लाइट आपकी मोनोक्रोमेटिक होगी, सिंगल रे होगी, लाइट की फैलेगी नहीं, क्लियर विजन होगा। दैट्स वाई इसका इस्तेमाल किया जाएगा कहां पर, इस्तेमाल किया जाएगा आपके हाईवेज में, ताकि विजन क्लियर हो सामने का, राइट। चलिए, ये आपको यहां पर समझना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दवा का उपयोग हताशा रोधी के रूप में किया जाता है, जैसे डिप्रेशन में है कोई, है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, हालांकि इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से आपका एक तरीके से दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका ऑक्सीब्यूटिन, ट्रोमेडोल, सोमेट्रिप्टिन, या फिर आपका ब्यूप्रोपियोन। बताइए, हताशा रोधी के रूप में किया जाएगा, यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। एंटी आप रखिएगा आप सभी लोग डिप्रेसेंट के फॉर्म पे। बताइए, हताशा रोधी, तो याद रखिएगा आपका ब्यूपोप्रियोन हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर जल को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर मृदु जल बनाने की प्रोसेस बताइए। कठोर जल जो एक तरीके से हार्ड वाटर है, उसे उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, है ना, स्लैग्ड लाइम मिलाना है। क्या है बेसिकली, स्लैग्ड लाइम, बुझा चूना। क्या मिलाना, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली मिलाना, या फिर बेसिकली याद रखिएगा उसे उबालकर सॉफ्ट वाटर में आपका कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाएगी, बेकर की, टैम्प की, क्लॉक की, या फिर लेक की प्रोसेस। बताइए, आंसर्स बताने की कोशिश करो फटाफट। क्या होगा यहां पर एक तरीके से राइट आंसर, जल्दी से। एक तरीके से जो हार्ड वाटर है उसमें बेसिकली आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर या फिर आपका उबालकर क्लार्क प्रोसेस से उसकी जो एक तरीके से कठोरता है उसे बेसिकली आपका क्या करते हैं, एक तरीके से दूर करते हैं, मतलब हार्डनेस को आपका अलग करते हैं, वाटर को सॉफ्ट कर देते हैं, आपको समझना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर एकदम क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां तक ना, बिल्कुल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेसिकली याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपको पता होना चाहिए। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा बेसिकली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा बेसिकली इसे कहते हैं आपका स्लैग लाइम, बुझा हुआ चूना, क्योंकि ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है। इसमें जब हम लोग यहाँ पर H2O यहाँ पर मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपका बदल जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा चूना, या इसे कहते हैं हम लोग आपका स्लैग लाइम। अगला,
सफेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है व्हाइट फास्फोरस, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे। व्हाइट फास्फोरस को आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर या अल्कोहल, बताइए। व्हाइट फास्फोरस, जैसे एक रेड फास्फोरस होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है भाई? रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस माचिस की तीली में, माचिस की तीली में, माचिस की तीली में जो आपका मैच स्टिक्स होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपका माचिस की तीली में रेड फास्फोरस का आपका इस्तेमाल किया जाएगा। रेड फास्फोरस का जो आपके मैच स्टिक्स होती हैं वहां पर यूज किया जाएगा। बात करते हैं तो कहां रखा जाएगा व्हाइट फास्फोरस को? तो पानी में रखा जाएगा। सर जी क्यों रखा जाएगा आपके वाटर में? बिकॉज ये सेल्फ फ्लेमेबल होता है। कैसे होता है आपका सफेद फास्फोरस? आपका स्वतः क्या होता है? आपका स्वतः ज्वलनशील, सेल्फ फ्लेमेबल होता है। अगर खुला आप रख दोगे तो खुद ब खुद क्या होता है? ये जल उठता है, आपको पता होना चाहिए। सेल्फ फ्लेमेबल होता है, आपको पता होना चाहिए। कैसे होता है भाई? आपका सेल्फ फ्लेमेबल होता है, आपको पता होना चाहिए। खुद ब खुद क्या होता है? जल उठता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, खुद ब खुद आपका जल उठता है, आपका सेल्फ फ्लेमेबल होता है। ठीक है, स्वतः आपका ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन जिसे बेसिकली कहते हैं आपका भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन, फ्यूचर्स फ्यूल कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे कहा जाता है आपका शुद्ध, याद रखिएगा, आपका शुद्ध ईंधन, प्योर फ्यूल, स्वच्छ ईंधन कहा जाएगा आपका। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए? फॉस्फोरिक एसिड एक वीकर एसिड है, आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला मुझे बता दो जल्दी से। केमिकल फॉर्मूला फटाफट बताओ आप सभी लोग। HPO3, H3PO4, H3PO3, H2PO4, बताइए। फॉस्फोरिक एसिड का बताने की कोशिश करो। जैसे देखिए एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप पे HCl है, HCl के बाद आपका HNO3 है, HNO3 के बाद हमारा H2SO4, H2SO4 के बाद आपका HCOOH, HCOOH, HCOOH के बाद आपका CH3COOH, CH3COOH के बाद आपका CH3COOH के बाद क्या आ जाएगा आपका एक तरीके से आपका C6H5COOH, ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो इनके नाम क्या हो जाएंगे बेसिकली आपके? ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, ये एकदम फॉर्मल सा फॉर्मिक एसिड, ये एसिडिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये आपको समझना है। फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला H3PO4 हो जाएगा, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। बताओ कैरम पाउडर में कौन सा एक तरीके से एसिड होगा? एक क्वेश्चन आता है आपका कैरम पाउडर में, कैरम का जो एक तरीके से पाउडर होता है वहां पर आपका क्या होगा? कैरम पाउडर। तो कैरम पाउडर में आपका कौन सा एसिड होगा? कैरम पाउडर में आपका कौन सा एसिड होगा यहां पर बताने की कोशिश करो। कैरम पाउडर में, कैरम पाउडर में बेसिकली बोरिक एसिड पाया जाएगा। बोरिक अम्ल क्या मिल जाएगा? बोरिक एसिड। तो ये बोरिक एसिड जो है वो आपके कैरम पाउडर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कैरम पाउडर जो कैरम खेलते हैं ना उसका जो पाउडर होता है उसके अंदर आपका बोरिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस आधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? बताइए किस नॉन मेटल को अगर हवा में रखा जाए तो आग लग जाएगी? जैसे अभी जस्ट मैंने बताया सेल्फ फ्लेमेबल है, पानी में रखा जाएगा, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये एनटीपी पे इनर्ट होता है, एनटीपी पे इनर्ट। सबसे मजेदार बात एनटीपी, एनटीपी का मतलब क्या होगा? एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसा होता है? इनर्ट होता है, मतलब आपका अक्रिय होता है। ठीक है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, ये एक तरीके से आपका इनर्ट होता है केवल एनटीपी पर। ऐसा नहीं कि ये हमेशा इनर्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, एक क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी एक तरीके से आपका एलिमेंट है जो एनटीपी पर नोबल गैस की तरह बिहेव करता है? एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका एक तरीके से नाइट्रोजन। ठीक है, यूरेनियम की बात करते हैं, यू फॉर आपका यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है कि जहां पर नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा हो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन है वो आपका ज्यादा हो, वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। पिंच ब्लेड एक और होता है, उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सल्फर को हम लोग ब्रिमस्टोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि जो आपका ब्रिमस्टोन है वो आपका क्या है? तो ब्रिमस्टोन जो है दैट इज
सल्फर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक प्रतीक P का क्या अर्थ है? P फॉर आपका क्या होता है? जो एक तरीके से आपका P होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो P किसे कहते हैं भाई? तो P कहते हैं आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, फ्लैडियम या पोलोनियम। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका फॉस्फोरस आ जाएगा। तुम्हें क्या लगा था कि मैं पोटेशियम लगा दूंगा? के फॉर पोटेशियम हो जाएगा। ये आंसर जो होगा यहाँ पर आपका फॉस्फोरस आ जाएगा। आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आया था, सोचिए 2019 में आया था, ऐसा नहीं कि 20 साल पहले आया था, 15 साल पहले आया था, है ना। जो लास्ट एग्जाम था, जैसे 2019 की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था तब, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बीच बीच में आपके पूछे जाते हैं। तो फॉस्फोरस, है ना। पोलोनियम, पोलोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पीओ फॉर पोलोनियम, एटॉमिक नंबर आपका 84। आपको एक चीज याद है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल वाला। आपने रदरफोर्ड्स का याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स की आपका स्कैटरिंग का, आपको यहां पर एक तरीके से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट अगर याद हो, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग वाला अगर आपको एक तरीके से क्या याद हो, बेसिकली एक आपको एक्सपेरिमेंट याद हो, तो उसमें जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी, तो अल्फा पार्टिकल कहां से एमिट किए थे? तो उन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा उन्होंने क्या लिया था। एक लेड का बॉक्स लिया था आपका। किस चीज का बॉक्स था? ये आपका लेड का बॉक्स था, ठीक है। एक लेड बॉक्स था और इस लेड बॉक्स के अंदर इन्होंने पोलोनियम को रखा, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 84, और यहां से अल्फा पार्टिकल्स को निकाला। क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिकली आपका अल्फा, बीटा और आपका गामा, है ना। अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड गामा आपका न्यूट्रल, इन बेसिकली याद रखिएगा पार्टिकल्स को आपका एमिट करते हैं। इन पार्टिकल्स को आपका एमिट करते हैं, इन कणों को आपका क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। आपको पता होना चाहिए, इन कणों को आपका उत्सर्जित करते हैं, आपको पता होना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तत्व के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे कहते हैं आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सेकंड होता है संयोजकता, वैलेंसी। एक होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है आपका वैलेंशिया संयोजकता। तो लो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहलाते हैं बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को याद रखिएगा कंप्लीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए जो ऑक्टेट होता है, इसे कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड आपके क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जैसे किसी के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी -3 हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी -2 हो जाएगी, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी -1 हो जाएगी। आपको समझना है। तो ये वैलेंसी है इनकी कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज वैलेंसी, और कितने प्रेजेंट है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब पूछ रहा है भाई 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन है तो 7 किस में रहेंगे भाई? आपके हेलोजेंस में रहेंगे। आपको पता होना चाहिए हेलोजेंस में। हेलोजेंस बोले तो आपके जो हेलोजेंस हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एस्टाटीन, ये हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका क्या होगा? 9 होगा, ये हमारा 17 होगा, ये हमारा 35 होगा, ये हमारा 53 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। और इन सब के आउटर मोस्ट में 60 इलेक्ट्रॉन है और -1 इनकी वैलेंसी है, दैट इज हेलोजेंस, ठीक है। क्या हो जाएंगे? ये आपके हेलोजेंस हो जाएंगे। आई बात समझ में? भाई अपने में बात मत करिए, यहां पर क्लास में ध्यान दे दीजिए फटाफट ना, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन एलिमेंट जो है होता है भाई आपका डी ब्लॉक होता है, नोट डाउन करना, डी ब्लॉक। तो याद रखिएगा ग्रुप कहां से कहां तक आपका? 3 से लेके आपका ग्रुप आपका 12, ये आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक है, ग्रुप 3 से लेके 12। इनर्ट गैसेस आपको पता है कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये आपकी क्या है? एक तरीके से इनर्ट गैसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलेगी? वाह जी वाह, अच्छा क्वेश्चन है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में या ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने से कौन सी गैस यहां पर निकलने वाली है? बताने की कोशिश करो। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आपका क्लोरीन? बताओ।
अगर आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाते हैं, कौन सी गैस यहां पर निकलने वाली है बताइए, कौन सी गैस निकलेगी? सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का, इसीलिए कहता हूं जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले अगर पता होंगे तो फिर आप उसमें वाटर मिला के, है ना, तो ये बेसिकली आपका ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसमें हमें क्या करना है, आपका पानी मिलाना है, H2O मिलाना है। अब जब इसमें H2O मिलाओगे, बेसिकली याद रखिएगा, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जब पानी मिलाओगे तो बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेसिकली याद रखिएगा Cl2 गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका Cl2 गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका Cl2 गैस यहां से निकलेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस यहां से आपका निकलने वाला है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं आपका बुझा हुआ चूना और ये क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर एकदम ठीक है, क्लोरीन गैस यहां पर एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन गैस आपका यहां पर सही आंसर आएगा, Cl2 गैस एकदम आपका प्रॉपर आंसर है आपका, ठीक है। Cl2, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से यहां तक समझ में आ गई चीज़ें ना। तो ये आपका Cl2 गैस यहां से आपका निकलने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका Cl2 गैस, ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब निकलेगी, देखो मैं आपको बताता हूं। जब आप काम करो, आप NaHCO3 लो, बेकिंग आपका सोडा लो। अब बेकिंग सोडे में अगर आप लोग यहां पर, बेकिंग सोडे में अगर आप यहां पर 2HCl मिला देते हैं, बेकिंग पाउडर में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो, CO2 गैस निकल जाएगी। देखिए कैसे, है ना। अच्छा सॉरी, ये ना अब वो धावन सोडा में, Na2CO3 में, बेकिंग में नहीं, वॉशिंग में, वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में HCl मिलाओ। अब देखो वॉशिंग सोडा में कितने सोडियम है, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, तो मैं 2NaCl निकाल दूं, बिल्कुल निकाल दीजिए, 2NaCl निकाल दीजिए, प्लस। अब जब 2NaCl निकाल दिया है तो यहां पर देखो एक चीज, ये CO3 है और ये आपका क्या है, एक तरीके से आपका 2 हाइड्रोजन है। तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके यहां पर आपका H2O भी निकाल सकता है, प्लस बचा क्या आपका CO2, देख लो चाहे तो। ये CO3 था, CO3 में से CO2 निकल गया, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे, तो नमक, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कब निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जब वॉशिंग सोडा में HCl को आप मिलाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, वॉशिंग सोडा में HCl मिलाने से क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। अगला सवाल, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाएगा, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल। इस प्रोसेस को देखकर आप लोग बताइए भाई, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा, बताओ। कहीं भी क्लोरीन है, अगर ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन निकाला जा सकता है तो क्लोरीन को मिलाकर ब्लीचिंग पाउडर बनाया भी जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो यहां पर देखिए आप सभी लोग, ब्लीचिंग पाउडर आपका बनाना है, ठीक है। देखिए आप क्या करो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड लो और कैल्शियम ऑक्साइड में क्लोरीन गैस मिला दो, तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, यहां तक समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आपको यहां पर समझना है ना। बाकी सारे फॉर्मूले आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना, ये तो क्लियर ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है, बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और इसे कहते हैं आपका फ्रियॉन गैस। ये आपका फ्रियॉन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका फ्रियॉन है। तो ये आपका बेसिकली CF2Cl2 होता है और यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन बेसिकली याद रखिएगा आपके, एक कार्बन में 2 फ्लोरीन यहाँ पर और 2 क्लोरीन यहाँ पर। तो इस तरह से आपका, तो एक कार्बन में ऊपर आपके क्या हो जाएंगे, 2 फ्लोरीन हो जाएंगे और क्या हो जाएगा आपका, 2 क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन, तो ये आपका CF2Cl2 कहाँ पर,
मिक्सर और याद रखिएगा ग्राइंडर में। यहाँ पर किसी प्रकार की गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, वो आपका चालू हो जाएगा। तो मिक्सर ग्राइंडर में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, पैकिंग सामग्री में बिल्कुल सीएफसी का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ कूलेंट, याद रखिएगा, चीज़ों को ठंडा रखने में सीएफसी गैस, ठीक है। वैसे बात करते हैं आपका रेफ्रिजरेटर में लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड याद रखिएगा आपका NH3 अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल? आपका द्रव अमोनिया। तो द्रव अमोनिया या फिर आपके लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल यहाँ पर एक तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो ये द्रव अमोनिया या फिर आपका लिक्विड अमोनिया का यहाँ पर एक तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अगला, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? बताइए। मर्क्यूरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। बताइए। एक ऐसी याद रखिएगा आप सभी लोग आधातु, यहाँ पर नॉन मेटल मेंशन क्या है? नॉन मेटल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेंशन क्या है आपका? आधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो नॉन मेटल जो है, जो बेसिकली एक तरीके से लिक्विफाइड फॉर्म पे पाई जाएगी। देखिए लिक्विड मेटल तो ये है, लिक्विड मेटल, द्रवीय धातु तो ये है आपकी लिक्विड मेटल। लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन हो जाएगा। कहाँ गया? ब्रोमीन, Br फॉर ब्रोमीन, ठीक है। ये लिक्विड आपका क्या होगा? नॉन मेटल हो जाएगा, लिक्विड नॉन मेटल हो जाएगा, Br फॉर ब्रोमीन। बाकी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। हाँ, गैलियम भी आपको कहीं ना कहीं लिक्विड आपका मेटल ही दिखेगा, है ना। मर्क्यूरी आपका लिक्विड मेटल दिखेगी, बट ब्रोमीन जो होगा लिक्विड नॉन मेटल होगा, आधातु, बट याद रखिएगा आपका लिक्विफाइड फॉर्म पे मिलेगा आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को आप सभी लोग, ठीक है ना। मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड थर्मामीटर में इस्तेमाल में लाई जाएगी। डैश का प्रशीतन रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल, RRB NTPC 2016 पूछा गया है भाई। बताइए। रेफ्रिजरेटर में आपका इस्तेमाल में लाया जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड या आपका अमोनियम आपका ऑक्साइड। बताइए। जस्ट हमने डिस्कस किया था। तो आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर एक तो लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल में लाई जाएगी, साथ ही साथ लिक्विड अमोनिया तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन CFC, ठीक है, और CF2Cl2 जिसे हम कहेंगे CF2Cl2, राइट। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो ये आपको यहाँ पर समझना है, क्लोरोफ्लोरो आपका क्या हो जाएगा? कार्बन्स हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? क्लोरोफ्लोरो क्या हो जाएगा आपका? कार्बन्स हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर समझना है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आपका CF2Cl2 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? देखो कई बार मैंने बताया RRB NTPC में सवाल आपका आया हुआ है 2016 में, चेचक के लिए। अच्छा, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल कैड्रिक या फिर आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए। चेचक, चेचक किससे होता है? बेसिकली आपका स्मॉल पॉक्स, याद रखिएगा, वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस। किससे? आपका वेरिओला वायरस से। तो ये वेरिओला वायरस जो है, इससे बेसिकली याद रखिएगा चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स होता है वेरिओला वायरस से। और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, वेरिओला वायरस से होता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो चेचक के लिए जो टीका दिया गया था, आपको पता होना चाहिए किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड आपके जेनर साहब ने दिया था। और एडवर्ड जेनर ने जो टीका दिया था आपके चेचक का, एडवर्ड जेनर ने दिया था, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान का पितामह। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाएगा आपका? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान का पितामह। इम्यून सिस्टम को आपका क्या करता है? ये आपका प्रोटेक्ट, इम्यून सिस्टम को आपका ये क्या करता है? एक तरीके से बढ़ाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान का पितामह। इम्यून सिस्टम को आपका ये प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, मतलब प्रोटेक्ट करता है, मतलब एक तरीके से इन्होंने बताया कि इम्यूनिटी को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। वैक्सीनेशन की इन्होंने डिस्कवरी की। अच्छा, वैक्सीनेशन भी याद रखिएगा आप सभी लोग, जो आपके डेड आपके पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, उनसे ही आपका तैयार किया जाता है, आपको समझना है। तो प्रतिरक्षा आपके विज्ञान का पितामह, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन जिसने खोजी वो एडवर्ड जेनर थे, चेचक की। पहले स्मॉल पॉक्स जो होता था, स्मॉल पॉक्स में होता क्या है? बेसिकली शरीर में रेड रेड कलर के आपके क्या हो जाते हैं? एक तरीके से आपके डॉट डॉट हो जाते हैं, रेड रेड कलर के आपके निशान बन जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? आपका एक तरीके से चेचक कहा जाएगा आपका, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, आपका प्रतिरक्षी की आपकी खोज की थी। एंटीबायोटिक, जिसे कहते हैं आपका प्रतिजैविक।
प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक या फिर आपका एंटीबायोटिक की आपकी यहाँ पर एक तरीके से डिस्कवरी की थी, है ना। एंटीबायोटिक की आपकी यहाँ पर डिस्कवरी की थी, आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो 1928 याद रखिएगा आप सभी लोग, 1928, ठीक है, 1928 पेनिसिलिन, ठीक है ना, इन्होंने खोज की थी। अगला, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हुए? बताइए भाई। एडवर्ड जेनर जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी, बिजली द्वारा आपका प्राणदंड या आपका वैक्सीन, तो वैक्सीन वो भी किस चीज़ की? आपके चेचक की। अच्छा एक बार बताइए, आपका जो आर्टिफिशियल हार्ट है उसका ट्रांसप्लांट किसने किया था, मुझे बताइए। कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण, बड़ा अच्छा सवाल है। आर्टिफिशियल हार्ट का ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया था? 1976 की बात है, याद रखिएगा। किसने किया था? मैंने ईयर भी आपको बता दिया, बताइए। 1976, आंसर आ जाना चाहिए भाई। साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये भी मैं आपको बता देता हूं। किसने किया था? मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप सोच रहे हैं किसने किया था आर्टिफिशियल हार्ट का ट्रांसप्लांट? बताओ भाई, आर्टिफिशियल हार्ट का ट्रांसप्लांट किसने किया था? और देखिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछे जर्विक 7 क्या है, एक सवाल आता है जर्विक 7, तो जर्विक 7 एक तरीके से एक आर्टिफिशियल हार्ट ही है। आर्टिफिशियल याद रखिएगा आपका हार्ट है। आर्टिफिशियल क्या है? एक तरीके से आपका हार्ट है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल क्या है? एक तरीके से आपका हार्ट है आपका, जिसे कहते हैं बेसिकली, याद रखिएगा, जर्विक 7। साउथ अफ्रीका में किसने किया था? मुझे आंसर बता देना आप सभी लोग, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? बताइए। जिसे कहते हैं आपका OVP, ओरल वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो। तो ओरल वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो जो था आपका, OVP का जो टीका था वो आपका किसके द्वारा क्या किया गया था? आपका विकसित किया गया था ओरल पोलियो वैक्सीन। बताइए। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो, OVP का टीका आपका किसके द्वारा? आपके एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट सेबिन या फिर आपका जोनास सॉल्क, किसके द्वारा किया गया था? बताने की कोशिश करो भाई, किसके द्वारा किया गया था? यहां पर मुझे बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एल्बर्ट सबिन या फिर आपका जोनास सॉल्क। बताइए। OVP, ओरल वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो। बताइए। ओरल वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो, बताइए भाई, किसके द्वारा? चलिए भाई, बताने की कोशिश करो। चलिए बताने की कोशिश करो भाई, फटाफट फटाफट। तो यहां पर बेसिकली याद रखिएगा, इसकी डिस्कवरी की थी जोनास सॉल्क ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर आपका डी, जोनास सॉल्क, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए, तो ये आपका, अच्छा दूसरी चीज़, जो आपका पोलियो होता है वो किससे होता है भाई? आपका पोलियो जो होगा, पोलियोमाइसिटीज वायरस से होगा। पोलियो याद रखिएगा आप सभी लोग, माइसिटीज वायरस से होगा। और स्पाइनल कॉर्ड जो, या फिर आपका वर्टिब्रल याद रखिएगा कॉलम, वर्टिब्रल याद रखिएगा आपका कॉलम को प्रभावित करेगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था भाई? तो पेनिसिलिन का ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, कई बार ये क्वेश्चन हमें सबको पता है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है ना। तो ये आपको पता है, अलेक्जेंडर आपके फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर आपके फ्लेमिंग ने किया हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, चलिए अब देखिए, ऐसे मिलते जुलते मैंने क्वेश्चन रखे हैं, हमें करना नहीं, देखो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की? सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो मैं झूठ नहीं कहूंगा, आया हुआ है। आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ है। सेम देखो, सेम क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016। मतलब समझ लो बार बार आया है, और मतलब अलग अलग शिफ्टों में आया है। आज भी पूछा गया, कल भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया, मतलब लगातार पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, आपको पता होना चाहिए, तो है ना। फिर देखो इस तरह से भी पूछा गया, 1928
1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब पूछा गया? आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016। डेट देख लो भाई, 31/3/2016। तो पहली बार कब पूछा गया? 2/4, 31/3 को भी पूछा गया है, 24/5/2019 को भी पूछा गया है, 28/3/2016 को भी पूछा गया था। तो मतलब इस बार भी पूछा जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पर ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं? एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा ही आएगा, फिजिकल चेंज या फिर आपके केमिकल चेंज से संबंधित आपका। तो यहां पर बताने की कोशिश करेंगे आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। बताइए, फिजिकल चेंज आपका यहां पर नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए भाई? ठोसों का द्रवों में आपका पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन या द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन आपका यहां पर नहीं है, बताने की कोशिश करो भाई जल्दी से। भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताने की कोशिश करो। अच्छा, भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब देखो क्या पूछा गया है? भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक नहीं है तो कैसा है? रासायनिक है। अब कौन सा केमिकल है वो आइडेंटिफाई कर लो, कौन सा केमिकल है? भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब केमिकल होगा, क्योंकि चेंजेस दो ही तरह के होते हैं, केमिकल या फिर फिजिकल। तो मतलब केमिकल कौन सा है? तो ठोसों का द्रवों में पिघलना, तो ठोस द्रव में भी बदल सकता है, द्रव ठोस में बदल सकता है। और जब रिवर्सेबल हो दैट इज फिजिकल, तो ये तो हो नहीं सकता। गैसों का द्रव में बदलना, गैस लिक्विड में, गैस लिक्विड में, लिक्विड गैस में, रिवर्सेबल है, नहीं हो सकता। द्रवों का गैस में, तो द्रव गैस में बदल सकती है, गैस द्रव में, ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, पदार्थों का एक बार अगर फर्मेंटेशन हो गया तो बेसिकली वो रिवर्सेबल नहीं होगा। जैसे मान लो दूध है और दूध आपका दही में एक तरीके से आपका यहां पर कन्वर्ट हो गया, तो मिल्क अगर बेसिकली याद रखिएगा आपका कर्ड में आपका कन्वर्ट हो गया, मिल्क अगर कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो कर्ड से दोबारा मिल्क, क्या घर में दही लाकर दूध बना सकते हो? नहीं सर। जैसे लोहे में जंग लग गई तो वो पहले जैसा लोहा होगा, लोहे में जंग लग गई तो ये भी आपका केमिकल ही है, ठीक है। तो दूध का दही में बदलना, लोहे में जंग लगना, या फिर आपके ग्लूकोज का अल्कोहल में बदलना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ग्लूकोज है C6H12O6, विदाउट ऑक्सीजन ये किस में बदल जाएगा आपका? 2C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस याद रखिएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड में, 2 कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपको पता होना चाहिए, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या है बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपका, ये ग्लूकोज है, तो ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर एक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोहे में याद रखिएगा आपका, लोहे में याद रखिएगा आपका जंग लगना, या फिर ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होना, ये सब कुछ क्या है आपका? केमिकल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है विदाउट ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का या शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट करना है ना, तो शुगर का एक तरीके से अल्कोहल में कन्वर्जन यही कहलाता है बेसिकली आपका फर्मेंटेशन। अगला, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं है मतलब कौन सा होगा? भौतिक है। ढूंढना कौन सा है? भौतिक है। फिजिकल आपको यहां पर ढूंढना है, क्योंकि पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। नॉट ए केमिकल चेंज मतलब कौन सा होना चाहिए? फिजिकल। फिजिकल ढूंढ लो। और फिजिकल जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है ना, रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल कौन सा होगा? ईंधन का जलना, मान ले लकड़ी जला के कोयला, तो कोयले से लकड़ी आ जाएगी? नहीं, तो ये तो केमिकल हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑक्सीजन लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का तो केमिकल ही होगा। प्लेटिनम के तार का जलना, जल गया तो दोबारा तार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा उस राख से। लेकिन अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे अगर आप तो दोबारा से याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, विद्युत के द्वारा दो भाग में तोड़ोगे तो दोबारा आपका जुड़ भी जाएगा। जैसे बात करते हैं, मान लो आपका Na है, तो Na प्लस और Cl माइनस में अगर आपका टूट गया तो ये मिलकर NaCl दोबारा बना सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार टूट गया तो बनेगा नहीं, है ना। आयंस के फॉर्म पे अगर आपने इसे ब्रेक डाउन कर दिया Na प्लस और Cl माइनस, दोबारा ये NaCl आपका बन सकता है। मतलब ये रिवर्सेबल है, ये रिवर्सेबल है ना। तो ये आपको यहां पर समझना है। बाकी प्लेटिनम के तार का जलना, कोई तार है जल गया, राख में बदल गया, अब राख से क्या तार बना सकते हो? नहीं बना सकते, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, वापस नहीं आ सकते। रिवर्सेबल नहीं है, वो नॉन रिवर्सेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। सोनिया शर्मा क्लास में ध्यान दो, ठीक है। चलिए
चलो भाई क्लास में ध्यान देंगे भाई। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? केमिकल चेंज कौन सा है? बता दो भाई, केमिकल चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज वही जो रिवर्सेबल ना हो। बता दो भाई क्या होगा आंसर? मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनना, प्लेटिनम के तार का गर्म होना, जलना नहीं बोला है, गर्म होना, गर्म के बाद ठंडा भी हो सकता है तो ठीक है। लोहे का चुंबकीकरण, जो एक तरीके से कोई लोहा है, सॉफ्ट आयरन है, उसको बेसिकली आपने मैग्नेट में बदला और उससे आप वापस से सॉफ्ट आयरन ले सकते हो क्या? तो बताओ भाई। चलिए यहां पर बताओ भाई। चलो भाई यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, तो मक्खन का खट्टा होना है ना। तो मक्खन का खट्टा होना मतलब वही दूध से दही का बनना, सिंपल सी बात यह है, ठीक है। CO2 से सूखी बर्फ, आपको पता है जैसे ये CO2 है, तो एक्चुअल में जैसे कोई सॉलिड CO2 है, ठोस आपका CO2 है, उससे बेसिकली ये डायरेक्टली आपका गैस CO2 में बदल जाएगी, गैस CO2 में। इसका लिक्विफाइड नहीं होगा, द्रव में नहीं बदलती। द्रव में नहीं बदलती, लिक्विड में आपके यहाँ पर नहीं बदलती है। तो ठोस से याद रखिएगा आपका CO2 से गैस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में नहीं बदलती, इसीलिए इसे कहते हैं आपका सॉलिड CO2। इसे क्या कहा जाता है आपका? एक तरीके से सॉलिड, याद रखिएगा आपका सॉलिड CO2 को कहते हैं बेसिकली सब्लिमेशन की प्रोसेस करती है, सब्लिमेशन की प्रोसेस करती है। और इसे ड्राई आइस कहा जाता है, इस वजह से ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे CO2 आपका सॉलिड है ना, उसके बाद वो डायरेक्टली गैस में बदल रही है, तो लिक्विड में नहीं बदल रही है। अब लिक्विड में नहीं बदल रही है तो किसी सरफेस को गीला नहीं करेगी, सरफेस को गीला किए बिना ये गैसियस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगी, सब्लिमेशन होगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा आपका, सब्लिमेशन हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम के तार का गर्म होना है ना, ये बेसिकली गर्म होना जो होता है, तो प्लेटिनम के तार का एक तरीके से गर्म होना जो होगा बेसिकली गर्म होगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर जलना आ जाता तो जलने के बाद तार आप दोबारा नहीं बना सकते, तो वो केमिकल चेंज हो जाता, बट गर्म होकर ठंडा हो जाएगा, दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। ये आपको यहां पर समझना है। अगला, लोहे में जंग का लगना, इनमें से किसका उदाहरण है? देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, लोहा है, आयरन है। अब इस आयरन से एक तरफ से आपका ऑक्सीजन और एक तरफ से आपका नमी, ऑक्सीजन और नमी आएगा, ऑक्सीजन और नमी आएगा और ये बनाएगा आपका Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ठीक है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एक प्रकार का यौगिक होगा। क्या होगा? कंपाउंड हो जाएगा। तो ये रस्ट का आपका फॉर्मूला है, जंग का आपका सूत्र है। तो बेसिकली आपका लोहे में जंग लगना एक प्रकार का कैसा है भाई? आपका केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। कैसा चेंज है मेरे भाई? केमिकल चेंज है, आपको पता होना चाहिए, है ना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात करते हैं। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो बेसिकली एक्सो मतलब आपका ऊष्मा, ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का आपका निकलना, और एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा का अवशोषण, एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन। क्या होना भाई? आपका एब्सॉर्प्शन होना, ठीक है भाई। चलिए एक सवाल आपका होमवर्क रहेगा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर आपका डिस्टिलेशन। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कहाँ बता देंगे? आपका कॉमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही आंसर यहां पर देने वाले हैं, ठीक है। चलिए
बाकी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन की, तो एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मास्टर पास की फैसिलिटी हमारे पास है, जहाँ पर हम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ और टेक्नीशियन, इन सारे याद रखिएगा एग्जाम्स की तैयारी आपको करा रहे हैं एक ही मास्टर पास के अंदर। अगर किसी एग्जाम में टीयर 1 और टीयर 2 दोनों हैं, दोनों ही एग्जामिनेशन कवर करेंगे। मतलब अगर आप मास्टर पास का हिस्सा बनते हैं तो आपको एसएससी के सारे बैचेस एंड रेलवे के सारे बैचेस एकदम फ्री मिल जाएंगे। आपको अलग से ना तो एसएससी का कोई बैच लेना है, ना तो रेलवे, मतलब कंप्लीट एसएससी के सारे बैचेस, कंप्लीट रेलवे के सारे बैचेस, मतलब एसएससी एंड रेलवे की तैयारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी आपकी किसी भी एग्जाम की, ठीक है। अच्छा, अगर आप 12 महीने के लिए याद रखिएगा कोर्स का हिस्सा बनते हैं 12 महीने के लिए, तो फीस रहेगी 3,200 रुपये आफ्टर डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं हम 2 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स में एनरोल करें तो मात्र 3,800 रुपये, तो 3200 रुपये में 12 महीने। और अगर आप इसमें बेसिकली याद रखिएगा 24 महीने की वैलिडिटी के साथ ऐड होते हैं तो 3,800 रुपये की यहाँ पर आप लोगों को फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पर ये फीस देने के बाद मतलब 1 साल का अगर कोर्स ले रहे हैं तो 1 साल तक एसएससी एंड रेलवे के सारे बैच का एक्सेस। अगर आप 24 महीने के लिए ले रहे हैं तो 2 साल तक के लिए एसएससी एंड रेलवे के सारे बैचेस का एक्सेस। जो भी नया बैच आएगा वो भी फ्री है ना, जो बैच चल रहे हैं एग्जिस्टिंग वो तो आपके रहेंगे। साथ ही साथ हमने 30 जुलाई 2025 से एक 50 दिन का टारगेट बैच आपका ग्रुप डी का स्टार्ट किया हुआ है, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं ग्रुप डी की। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं, डीपीपीस और क्लास पीडीएफ मिलने वाली है, वीकली टेस्ट होने वाले हैं, आस्क डाउट और क्रिएट टेस्ट, लेकिन ये मिलेगा केवल प्राइम फीचर में। एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज ये बेसिकली केवल प्राइम फीचर में मिलेगा। तो आप अगर स्टैंडर्ड के साथ जुड़ते हैं तो 600 रुपये में, और क्या क्या मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपीस और वीकली टेस्ट। बाकी सारी चीज़ें मतलब डाउट सेशंस, क्रिएट टेस्ट, एमसीक्यू बैच एंड टेस्ट सीरीज मिलेगी प्राइम में। प्राइम की फीस है 800 रुपये। तो ये बैच है, यहाँ पर आप जुड़िए, करिए धमाकेदार तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।